हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सोशल साइंस के अपने लास्ट वीडियो में हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर ली थी। आज के वीडियो से हम बात करेंगे ज्योग्राफी की। तो पहला टॉपिक है आपका ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड से संबंधित जितनी भी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जितने ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई ये जानेंगे, आकाशगंगा के बारे में जानेंगे, मंदाकिनी के बारे में जानेंगे। तो ये सारी चीजें हमें आज की वीडियो में कवर करनी है। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपका कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये जान लेते हैं। देखिए, विभिन्न जो वैज्ञानिक रहे उन्होंने अपना अलग अलग तरीके से अपना अलग अलग सिद्धांत दिया। किसी ने कहा कि धूल परिकल्पना का सिद्धांत दिया, किसी ने निहारिका परिकल्पना का सिद्धांत दिया, किसी ने बिग बैंग थ्योरी दी। तो हम जानेंगे किसने कौन कौन सा सिद्धांत दिया। एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, ठीक है, या महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, तो जॉर्ज लैम्प्टियर थे, ये बेल्जियम के, इन्होंने दिया था। ठीक है, निहारिका परिकल्पना के आधार से किसने बताया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऐसे हुई, तो लाप्लास ने बताया था। धूल परिकल्पना के आधार पर किसने बताया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऐसे हुई, तो ऑटो स्मिथ ने बताया था। ठीक है, तो ये हमें चीज़ें आज जाननी है। तो देखिए, पहले जो वैज्ञानिक रहे वो थे ऑटो स्मिथ। ऑटो स्मिथ ने कहा कि धूल परिकल्पना, ठीक है, धूल परिकल्पना का सिद्धांत दिया और बताया कि इस तरीके से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। ऐसी लाप्लास के बारे में कहा जाता है। तो लाप्लास के बारे में क्या है, इन्होंने निहारिका परिकल्पना दी थी। ठीक है, इनके बारे में लिखने को नहीं आएगा, बस एक एक नंबर में पूछ सकता है आपसे। इंपॉर्टेंट है जॉर्ज लैम्प्टियर, क्योंकि इन्हीं का सिद्धांत माना जाता है। तो जॉर्ज लैम्प्टियर ने बिग बैंग थ्योरी दी थी, जिसे महाविस्फोट सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में लिखने को आएगा, इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। जॉर्ज लैम्प्टियर के बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 15 अरब वर्ष पहले सारे खगोलीय पिंड यानी कि तारे, ग्रह, धूमकेतु एक सघन पिंड के रूप में थे। मतलब कि जितने भी पिंड आप आकाश में देख रहे हैं, जितने भी तारे, वो सारे एक साथ जुड़े हुए थे, जैसे कि एक बॉल है। ठीक है, मान लिया आपने क्या किया, सितारों से बॉल बना दी। ठीक है, और उसमें क्या सूरज भी लगा हुआ है, चंदा भी लगा हुआ है। ठीक है, जितने भी ग्रह हैं वो भी उसी में चिपके हुए हैं, सब कुछ ऐसा था। ठीक है, एक सघन पिंड के रूप में थे। कालक्रम में ये सघन पिंड में महाविस्फोट हुआ तथा सघन पिंड अनेक पिंडों में दूर दूर छिटक गए, जिन्हें गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है, तो फिर बताया गया कि वो इतने पास पास थे, उसके अंदर इतनी गर्मी हुई, तो क्या हुआ, गर्मी की वजह से या जो भी हुआ उसमें विस्फोट हो गया। जब विस्फोट हुआ तो ये तारे हैं, ये दूर दूर छिटक गए, जितने भी तारे हैं, ग्रह हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, ये सारे दूर दूर छिटक गए। ठीक है, जिन्हें हम आज के समय में क्या कहते हैं, इन्हें हम गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है, आज भी ये जो गैलेक्सी हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, अर्थात आज भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ठीक है, तो ये जो गैलेक्सियां जो बनी हैं, कई सारी गैलेक्सियां बनी हैं, लगभग 100 अरब गैलेक्सियां हैं। ठीक है, और एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे होते हैं लगभग। ठीक है, तो ये जो गैलेक्सी हैं आज भी क्या है, दूर होती जा रही है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो ब्रह्मांड है हमारा, इसका विस्तार हो रहा है। ठीक है, अभी भी एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ठीक है, तो ये जॉर्ज लैम्प्टियर का बिग बैंग थ्योरी है। इसे याद रखना अच्छे से। अगर पूछा जाए कि बिग बैंग थ्योरी से आप क्या समझते हैं, किसने दी, तो जॉर्ज लैम्प्टियर थे, बेल्जियम के मानव वैज्ञानिक। इन्होंने ये थ्योरी दी थी और कहा था कि जितने भी खगोलीय पिंड हैं, पहले एक सघन की पिंड के रूप में ये थे। ठीक है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, चिपके हुए थे। फिर उनमें महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट के कारण जितने भी पिंड थे वो दूर दूर छिटक गए, और इन्हें हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। और ये गैलेक्सी आज भी एक दूसरे से दूर जा रही है, मतलब बढ़ती जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड का जो विस्तार है वो होता जा रहा है। अब हम जान लेते हैं कि गैलेक्सी होती क्या है। देखिए, गैलेक्सी होता क्या है कि एक केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाते हुए अरबों तारों के समूह को हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। ये चीज याद रखना कि एक केंद्र के, मतलब एक केंद्र होता है, उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं कितने तारे, तो अरबे तारों का समूह, मतलब बहुत सारे तारे हैं, अरबों तारे हैं। ठीक है, तो उनका समूह जब चक्कर लगाता है केंद्र की ओर, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे गैलेक्सी कहते हैं। और अनुमानतः इस समय कितने गैलेक्सी हैं, तो 100 अरब गैलेक्सी हैं हमारे ब्रह्मांड में। ठीक है, तो ब्रह्मांड आप सोच सकते हैं कितना बड़ा है, कि एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे होते हैं, और लगभग हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी हैं। तो सोचिए हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। ठीक है, तो यही कहा गया कि एक केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाते अरबों तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। अनुमानतः 100 अरब गैलेक्सियां हैं। ठीक है, तो गैलेक्सी के बारे में इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम जान लेते हैं कि आकाशगंगा किसे कहते हैं या मंदाकिनी किसे कहते हैं। देखिए, 100 अरब गैलेक्सियां ये तो हमने जान लिया। तो 100 अरब गैलेक्सियों में से एक हमारी आकाशगंगा भी है। ठीक है, हमारी जो गैलेक्सी है उसे हम क्या कहते हैं, उसे आकाशगंगा कहते हैं। इसे मिल्की वे भी कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं इसे दुग्ध मेखला भी कहते हैं। ठीक है, हमारा सूर्य जो है वो इसी गैलेक्सी में स्थित है। ये चीज़ याद रखना। देखिए, 100 अरब गैलेक्सियां ये तो हमने जान लिया, लेकिन हर गैलेक्सी के कुछ ना कुछ नाम भी होते हैं। तो हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या दिया गया है, उसका नाम आकाशगंगा दिया गया है। ठीक है, इसे हम मंदाकिनी भी कहते हैं, मिल्की वे भी कहते हैं, दुग्ध मेखला भी कहते हैं। ये सब नाम है हमारी आकाशगंगा के। ठीक है, अब पूछ लिया जाएगा कि हमारी आकाशगंगा जो है उसकी आकृति कैसी है, तो उसकी आकृति जो है वो सर्पिलाकार है। ठीक है, कैसी आकृति है, सर्पिलाकार है, कुछ इसी तरीके से बनती है इसकी आकृति। ठीक है, और आकाशगंगा के सबसे नजदीक कौन सी गैलेक्सी है, तो उसका नाम है एंड्रोमेडा। ये एक नंबर में पूछेगा टेट वगैरह में। ठीक है, कि आकाशगंगा जो है हमारी आकाशगंगा, उसके सबसे नजदीक जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है एंड्रोमेडा।
ठीक है, इतनी चीज आपको याद रखनी है, 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बड़े बड़े एग्जाम में। ठीक है, कि सौरभ गैलेक्सियों में से एक हमारी आकाशगंगा है, इसे मिल्की वे भी कहते हैं, इसे मंदाकिनी भी कहते हैं, इसे दुग्ध मेखला भी कहते हैं। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है, तो सर्पिलाकार है। और आकाशगंगा के सबसे नजदीक कौन सी गैलेक्सी है, तो वो है एंड्रोमेडा। ठीक है, इतनी चीज आपको याद रखनी है। अब हम जान लेते हैं कि सौर मंडल किसे कहते हैं, यानी कि सोलर सिस्टम किसे कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य, ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को मिलकर क्या बनता है, हमारा सौर मंडल बनता है, जिसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, तो इसमें देखिए सूर्य आ जाएगा आपका, ग्रह आ जाएंगे, उपग्रह आ जाएंगे। ठीक है, और जो अन्य खगोलीय पिंड हैं जैसे कि आपके और जो ग्रह हैं, ठीक है, जैसे शनि हो गया, शुक्र हो गया, बुध हो गया, ठीक है, ये सारे आ जाएंगे। उसके बाद क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड है, तो ये सारे मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो सौर मंडल का निर्माण करते हैं। देखिए आपको ये डायग्राम दिख भी रहा है, इसमें देखिए बीच में सूर्य है और इसके चारों तरफ सारे ग्रह जो हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। इसी में आपको क्षुद्र ग्रह देखने को मिलेंगे, इसी में उल्का पिंड देखने को मिलेंगे। तो ये सारे मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं, यानी कि सौर मंडल का निर्माण करते हैं। देखिए क्वेश्चन आता है कि सूर्य जो है वो सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह सर्वप्रथम किसने बताया था, तो ये निकोलस कॉपरनिकस थे। इन्होंने सबसे पहले ये चीज बताई थी कि जो सूर्य है वो क्या है, सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, तो ये सबसे पहले निकोलस कॉपरनिकस ने बताया था। इससे पहले जो भी लोग रहे उन्होंने क्या बताया था, कि उन्होंने पृथ्वी को केंद्र बताया था। उन्होंने कहा कि पृथ्वी केंद्र है और सूर्य जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, उस टाइम दूरबीन वगैरह बनी नहीं थी, तो लोगों ने अपने अंदाजे से ये बताया कि जो पृथ्वी है वो हमारी केंद्र है। उसकी क्या नाम है, हमारे सौर मंडल की, और उसके चारों ओर सारे ग्रह जो हैं चक्कर लगा रहे हैं, जो सूर्य है वो हमारे चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। लेकिन सबसे पहले ये किसने बताया था कि सूर्य जो है वो सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो ये बताया था निकोलस कॉपरनिकस ने। 1 नंबर में पूछेगा तो याद रखना। अब हम लोग जान लेते हैं कि तारा क्या कहते हैं, तारा किसे कहते हैं। ठीक है, 2016 में ये पूछा भी गया है। स्टार से आप क्या समझते हैं, तारे से आप क्या समझते हैं। बेखगोलीय पिंड जिनके स्वयं की ऊष्मा एवं प्रकाश होता है, तारा कहलाते हैं। ये चीज़ याद रखना कि ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है, ऊष्मा होती है, उन्हें तारा कहते हैं। ठीक है, और जो सूर्य है हमारा वो क्या है, एक तारा है, क्योंकि इसके पास अपनी ऊष्मा है, खुद का प्रकाश है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरा चमक रहा है उससे प्रकाश ले लिया, ऊष्मा ले ली, फिर चमकने लग गया, क्योंकि इससे ज़्यादा तो ऊष्मा प्रकाश किसी में है ही नहीं। तो तारा किसे कहते हैं, तो बेखगोलीय पिंड जिनके पास स्वयं की ऊष्मा एवं प्रकाश होता है, तारा कहलाते हैं। और सूर्य क्या है, एक तारा है। ठीक है, 1 नंबर में पूछेगा सूर्य क्या है, तो सूर्य क्या है, एक तारा है। ये चीज याद रखना। आकाशगंगा में सबसे चमकीले तारों के समूह को हम क्या कहते हैं, तो ओरियन नेबुला कहते हैं। ये चीज याद रखना कि आपने कभी भी अगर आप खुली छत के नीचे सोए हो, मतलब आसमान को देखते हुए आपने देखा हो आसमान, तो आपने देखा होगा कि कुछ तारे हैं जो बहुत ज़्यादा चमकते हैं। ठीक है, तो उन चमकते हुए तारे के समूह को हम क्या कहते हैं, तो ओरियन नेबुला कहते हैं। ठीक है, सूर्य के पास सबसे ज़्यादा चमकीला तारा कौन सा है, तो साइरस है, डॉग स्टार। ठीक है, सूर्य के पास सबसे ज़्यादा जो चमकता है तारा, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे साइरस कहते हैं या डॉग स्टार कहते हैं। ठीक है, एक तारा है जो सूर्य के पास सबसे ज़्यादा चमकता है, तो उसी को नाम दिया गया साइरस या डॉग स्टार। अब हम बात कर लेते हैं सूर्य की, कि सूर्य से आप क्या समझते हैं, सूर्य क्या होता है। ठीक है, सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। ये चीज़ तो हमने जान ही ली, 2016 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है सूर्य के बारे में। तो सूर्य एक तारा है, ये तो हमने जान लिया, क्योंकि इसमें क्या है, स्वयं की ऊष्मा है, स्वयं का प्रकाश है, इसलिए सूर्य एक तारा है। सूर्य जो है सौरमंडल का मुखिया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे सौरमंडल का मुखिया कौन है, तो सूर्य जो है वो हमारे सौरमंडल का मुखिया है। सूर्य के धरातल यानी कि फोटोस्फीयर का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और केंद्र का तापमान कितना होता है, तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो सूर्य के बारे में कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है कि सूर्य क्या है, एक तारा है। सूर्य जो होता है वो हमारे सौरमंडल का मुखिया है, जिसके चारों तरफ सभी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह चक्कर लगाते हैं। सूर्य के धरातल के अगर तापमान की बात करें, फोटोस्फीयर जो ऊपरी ऊपरी परत होती है, तो उसका जो तापमान होता है वो कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि अगर हम केंद्र की बात करें सूर्य की, तो सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है, तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। सोचिए कितना ज़्यादा तापमान है इसका। फिर फोर्थ पॉइंट है कि सूर्य में ऊष्मा एवं प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन की क्रिया है। ठीक है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है जिसकी वजह से सूर्य में ऊष्मा एवं प्रकाश मिलता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन कैसे होता है, तो दो नाभिकों का मिलकर एक नाभिक बनाना। ठीक है, तो ये नाभिकीय संलयन की क्रिया कहलाती है। इसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के दो नाभिक मिलकर किस में बदलते हैं, हीलियम में बदलते हैं। तो ये नाभिकीय संलयन की क्रिया कहलाती है। तो यही तारों में भी और यही सूर्य में, दोनों में क्या होता है, ऊर्जा एवं ऊष्मा का स्रोत होता है। ठीक है, 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूर्य में ऊष्मा एवं प्रकाश जो होता है उसका स्रोत क्या होता है, तो उसमें नाभिकीय विखंडन की क्रिया लिखा होगा, नाभिकीय संलयन की क्रिया लिखा होगा। तो 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो याद रखना कि नाभिकीय संलयन की जो क्रिया होती है वो सूर्य में ऊष्मा एवं प्रकाश का स्रोत होती है, सूर्य में भी और तारों में भी।
ठीक है। और इसमें होता क्या कि दो हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर दो हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्रिया कहलाती है नाभिकीय संलयन की क्रिया। अब हम जान लेते हैं कि ग्रह किसे कहते हैं, यानी कि प्लेनेट किसे कहते हैं। देखिए 2016 में, 22 में, 23 में 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बे खगोलीय पिंड जिनकी अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे खगोलीय पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता वे क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह थे, अब कितने हो गए, 8 हो गए, क्योंकि प्लेटो को ग्रह की स्थिति से हटा दिया गया। ठीक है, तो अभी कितने हैं, तो 8 ग्रह हैं। और ऐसे खगोलीय पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता वो क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। और ऐसे खगोलीय पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होता है वो क्या कहलाते हैं, वो तारे कहलाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। नोट करने वाली चीज़ क्या है कि सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने यम को, यानी कि प्लेटो जिसे कहते हैं, को ग्रह की स्थिति से हटा दिया था। इसे बौना ग्रह का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा होगा जो ग्रह करते हैं, तो इसे हटा दिया गया था ग्रह की स्थिति से। कब हटाया गया, तो 2006 में हटाया गया। दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आता है, तो सूर्य के जस्ट पास में कौन सा है, तो आपका बुध है। उसके बाद शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है तीसरे नंबर पे, फिर मंगल आती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इनके बीच में कई सारे क्षुद्र ग्रह देखने को मिलते हैं। फिर बृहस्पति आता है आपका, फिर शनि आता है, फिर अरुण आता है, फिर वरुण आता है। तो ये 8 ग्रह हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो सूर्य के जस्ट पास आपको कौन सा ग्रह देखने को मिलेगा, तो सूर्य के जस्ट पास आपको बुध देखने को मिलेगा, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आएगी, फिर मंगल आएगा, उसके बाद बृहस्पति आएगा, फिर शनि, फिर अरुण वरुण। ठीक है, तो ये ग्रहों का क्रम है, ये दूरी के अनुसार है ये। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, दूरी के अनुसार भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी साइज के अनुसार पूछ लिया जाता है कि साइज में कौन सा सबसे बड़ा है, फिर उसके हिसाब से बताओ कि कौन छोटा है, सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर दूरी के हिसाब से। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बुध के बारे में। ठीक है, तो मरकरी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बुध जो है वो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, अगर हम बुध की बात करें तो सूर्य के सबसे पास में ये ग्रह स्थित है। ठीक है, अगर सूर्य के जस्ट पास देखिए कौन सा ग्रह स्थित है, तो बुध है। जो मरकरी है वो सूर्य के सबसे नजदीक है। सौरमंडल का ये सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, जो 8 ग्रहों में सबसे छोटा कौन सा है, बुध है। 88 दिनों में ये क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। ठीक है, जैसे अपनी जो पृथ्वी है वो 365 दिन ले लेती है, तो वैसे ही जो बुध है वो 88 दिनों में क्या करेगा, सूर्य की परिक्रमा कर लेगा। और इसका कोई भी उपग्रह नहीं, जैसे पृथ्वी का उपग्रह अगर देखें तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है, और बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, अगर आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम देखा जाए, ठीक है, तो आकार के अनुसार क्या, सबसे पहले आपका बृहस्पति आएगा, सबसे बड़ा बृहस्पति है। उसके बाद आपका शनि आता है, फिर अरुण आता है, फिर वरुण आता है, फिर पृथ्वी आएगी आपकी 5वें नंबर पे, फिर शुक्र आएगा, फिर मंगल और लास्ट में बुध। ठीक है, तो याद रखना कि जो मंगल है वो किससे छोटा है, पृथ्वी से छोटा है। मंगल और शुक्र दोनों ही पृथ्वी से छोटे हैं। ठीक है, तो याद रखना सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण वरुण आ जाएंगे, फिर 5वें पे पृथ्वी रहेगी। पृथ्वी का क्रम याद रखना 5वें नंबर पे, और उसके जस्ट बाद किसका है, तो शुक्र का है, और फिर मंगल और लास्ट में आपका बुध। ठीक है, तो ये क्रम हो जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट ग्रह है वो है आपका शुक्र। ठीक है, जिसे वीनस कहते हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह ये स्थित है। ठीक है, अगर पृथ्वी के पास देखें कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे पास में स्थित है, तो जो शुक्र है वो सबसे पास में स्थित है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार देखें, ठीक है, और परिक्रमा का काल देखें तो ये सब ज़्यादातर पृथ्वी से मैच खाता है, इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। इसे सांझ और भोज का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप सुबह उठेंगे तो आपको एक ग्रह दिखता है, तो वो आपको शुक्र ही दिख रहा होता है। ठीक है, सबसे चमकदार जो ग्रह दिखता है तो वो शुक्र होता है, तो इसलिए इसे सांझ और भोर का तारा भी कहते हैं। यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करता है। जैसे पृथ्वी जो होती है, ये जितने भी ग्रह हैं वो क्या करते हैं, वो पश्चिम से पूर्व की तरफ क्या करते हैं, घूमते हैं। ठीक है, चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, सॉरी घूर्णन करते हैं। ठीक है, परिभ्रमण करते हैं। जबकि अगर हम इसकी बात करें, शुक्र की बात करें, तो ये उल्टा घूमता है। ठीक है, ये कैसा घूमता है, तो ये पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी। इसका भी कोई भी उपग्रह नहीं है, और यह सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, जितने भी ग्रहों की अगर हम बात करें तो सबसे चमकीला ग्रह है। क्यों चमकीला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ऊष्मा है वो ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे ऊष्मा ये सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेता है, इसलिए सबसे गर्म गर्म अगर देखें ना, तो सबसे गर्म ग्रह भी यही है। यहाँ पे जीवन के अवशेष पाना बहुत मुश्किल है, मतलब जीवन यहाँ पे नहीं जिया जा सकता है, क्योंकि बहुत गर्म है ये ग्रह। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बादलों से घिरा रहता है, तो सूर्य की ज़्यादातर ऊष्मा ये ऑब्जर्व कर लेता है, इसलिए ये सबसे चमकीला ग्रह भी है। नेक्स्ट जो हमारा ग्रह है वो है आपका मंगल, यानी कि मार्स। अगर हम बात करें मंगल ग्रह की, तो दूरी के क्रम में ये कैसा ग्रह है, तो चौथा ग्रह है। ठीक है, चौथे नंबर पर आता है दूरी के क्रम में। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। अगर हम दूर से देखते हैं इस ग्रह को दूरबीन की सहायता से या वैसे, तो ये लाल ग्रह दिखता है। ठीक है,
क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड मौजूद है। ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड की वजह से ये कैसा दिखता है, लाल दिखता है, इसलिए इसे लाल ग्रह नाम दिया गया है। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, जिसमें डीमोस जो है वो सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, तो इसके दो उपग्रह, जैसे अपना एक चांद है, ठीक है, चंद्रमा जो है हमारा उपग्रह है पृथ्वी का, तो वैसे ही मंगल में जो है वो दो उपग्रह पाए जाते हैं, फोबोस और डीमोस, जिसमें जो डीमोस है वो सबसे छोटा उपग्रह है, मतलब कि जितने भी ग्रह हैं उन सभी में सबसे छोटा उपग्रह किसका है, तो मंगल का है, डीमोस। ठीक है, तो मंगल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर आता है आपका बृहस्पति, जिसे जुपिटर कहते हैं। यह सबसे बड़ा ग्रह है, 95 उपग्रह हैं। ठीक है, अभी भी इसकी खोज होती जा रही है। ठीक है, शुरुआत में पता लगा था कि 60 के आसपास में, फिर 70 हुए, फिर 80 हुए, तो ऐसे करके जैसे जैसे हम लोग एडवांस हो रहे वैसे वैसे इसकी ग्रहों की खोज होती जा रही है, जो उपग्रह हैं उनकी खोज होती जा रही है। तो प्रेजेंट टाइम में इसमें 95 उपग्रह हैं। ठीक है, आप अगर गूगल करेंगे तो उसमें अलग अलग जगह अलग अलग देखने को मिलेंगे, तो आप 95 याद रखना। ठीक है, कि वर्तमान में 95 जो है उसके उपग्रह हैं। गैनीमेड जो है वो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, तो सबसे बड़ा उपग्रह अगर पूछ लिया जाए कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमेड जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह है, और ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं उन सभी में सबसे बड़ा उपग्रह किसका है, तो बृहस्पति का है, जिसका नाम क्या है, गैनीमेड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना। ठीक है, और ये चित्र भी वगैरह देखते रहना इन सभी के। फिर हम बात करते हैं शनि की। शनि की अगर हम बात करें तो बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर पर आता है। अगर हम साइज का देखें तो साइज के हिसाब से दूसरे नंबर पर, आकार के हिसाब से दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, इसके चारों ओर धूल व गैसों के वलय बनते हैं। ठीक है, जिनकी संख्या 7 है। ठीक है, तो ये वलय आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, जो इसके बने हुए हैं चारों तरफ। तो बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, शनि है। इसके चारों ओर धूल व गैसों के वलय पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 7 है। और वर्तमान में इसके कितने उपग्रह हैं, तो 146 उपग्रह हैं। ठीक है, पहले ये कभी बृहस्पति आगे निकल जाता है तो कभी शनि आगे निकल जाता है। ठीक है, पहले बृहस्पति आगे था, अभी शनि आगे है। ठीक है, तो इसके वर्तमान में कितने उपग्रह हैं, तो 146 उपग्रह हैं। टाइटन इसका सबसे प्रसिद्ध उपग्रह है। ठीक है, तो टाइटन आपने नाम सुना है, तो वो इसका एक उपग्रह है टाइटन। ठीक है, काफ़ी फेमस है ये। अब हमारा जो नेक्स्ट ग्रह है वो है आपका अरुण। अरुण की अगर हम बात करें तो शुक्र की भांति यह भी पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। ठीक है, तो जैसे हमने बताया था कि जो शुक्र ग्रह था वो कैसे परिक्रमण करता था, तो सॉरी परिभ्रमण करता था, तो वो पूर्व से पश्चिम की तरफ करता था। ठीक है, तो वैसे ये भी है, अरुण भी कैसे करता है, तो ये भी शुक्र की भांति पूर्व से पश्चिम घूर्णन करता है। यह सर्वाधिक झुका हुआ है, इसलिए इसे लेटा ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी झुका हुआ है ग्रह अपने अक्ष पर, जैसे पृथ्वी झुकी हुई है, तो वैसे ही जो है अरुण भी झुका हुआ है अपने अक्ष पे, तो इसलिए इसे लेटा ग्रह भी कहते हैं। तो ये अरुण के बारे में हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे, क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, धूमकेतु के बारे में पढ़ेंगे, उल्काश्म के बारे में पढ़ेंगे, और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में ऐसे रखते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो फिर इतना तैयार करिए अच्छे से, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।